हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए 20 अगस्त से करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसमें कि आज एक महत्वपूर्ण खबर है। पृथ्वी के निकट से तेजी से गुजरा नासा का स्टेरियो। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो इसमें कुछ टॉपिक पहले दिया गया है, जैसे पृथ्वी के निकट से तेजी से गुजरा नासा का स्टेरियो, नैनो मैकेनिकल परीक्षण प्रौद्योगिकी, चंद्रयान 3 लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया है, बागजान तेल रिसाव और है लास्ट है राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली हो गया। तो चलिए इसमें पहला शुरू करते हैं हम लोग। तो यह आता है पृथ्वी के निकट से तेजी से गुजरा नासा का स्टेरियो। देखिए यहाँ पे ऐसा ही है, किसी के पास से गुजरता है तो कैसा होता है। हाल ही में नासा का सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी अंतरिक्ष यान लॉन्च के लगभग 17 वर्ष बाद पहली बार पृथ्वी के निकट से गुजरा है। पृथ्वी के निकट से तेजी से गुजरने वाला स्टेरियो ए अपने अवलोकनों को बेहतर बनाने के लिए नासा के सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला तथा सौर डायनेमिक वेधशाला के साथ समन्वय करेगा। इस समन्वय के माध्यम से यह अंतरिक्ष यान विभिन्न दूरी से विभिन्न आकारों की सौर विशेषताओं का पता लगाने में सक्षम होगा। अब आगे देखते हैं इसमें स्टेरियो ए और स्टेरियो बी। तो इसमें क्या है कि स्टेरियो ए का मतलब है कि अहेड आगे है, इसके जुड़वा स्टेरियो बी का मतलब है पीछे है के साथ वर्ष 2006 में इसके चारों ओर पृथ्वी जैसी कक्षाओं का निर्माण करके सूर्य के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। वर्ष 2011 में स्टेरियो ए ने स्टेरियो बी से अपनी कक्षा में 180 डिग्री की दूरी पर पहुंचकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस स्थानिक व्यवस्था ने मानवता को पहली बार सूर्य को एक पूर्ण क्षेत्र के रूप में देखने की अनुमति दी, जिससे इसकी जटिल संरचना और गतिविधि में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। स्टेरियो ए का प्राथमिक लक्ष्य सूर्य का त्रिविम दृश्य प्रदान करना था, जिससे कि शोधकर्ता कई दृष्टिकोणों से इसका अध्ययन कर सके। और स्टेरियो बी में इसमें नियोजित रीसेट के बाद वर्ष 2014 में स्टेरियो बी ने मिशन नियंत्रण से संपर्क तोड़ दिया, जो कि बी का मिशन आधिकारिक तौर पर वर्ष 2018 में समाप्त हो गया। अब आता है स्टेरियो ए के अर्थ। फ्लाई बाय का उद्देश्य क्या है? तो सूर्य के त्रिविम दृश्य, जैसे कि इसमें स्टेरियो ए का अर्थ है फ्लाई बाय इसे एक बार से त्रिविम दृष्टि को नियोजित करने के सक्षम बनाएगी, जो गहरी मानवीय धारणा को प्रतिबिंबित करने वाली तकनीक है। इस विधि में सूर्य की 2D से 3D छवियों की जानकारी प्राप्त की जाएगी, मतलब 2D रहेगी तो इसे 3D आएगा तस्वीर इसमें प्राप्त की जाएगी, और जिसमें कि इसमें विभिन्न स्थानों के दृश्यों का संयोजन शामिल होगा। इसमें फिर आगे वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? तो वैज्ञानिकों ने इसका उपयोग सूर्य के धब्बों के नीचे सक्रिय क्षेत्रों की पहचान करने के साथ उनकी संरचना के बारे में 3D जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य की यह 3D तस्वीर निकालने के लिए यहाँ के इसके किनारे किनारे का उसके लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त एक नए सिद्धांत का परीक्षण किया जाएगा, जो बताता है कि कोरोनल लूप ऑप्टिकल श्रृंग की स्थिति निर्मित कर सकते हैं। फ्लाई बाय पृथ्वी की ओर यात्रा करते समय कोरोनल मास इजेक्शन के चुंबकीय क्षेत्र के विकास में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सीएमई जो और सौर उपकरण के विस्फोट हैं, उपग्रह संचार रेडियो सिग्नल को बाधित करने और यहाँ तक कि पृथ्वी पर पावर ग्रिड को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। सीएमई के अंदर से मल्टी पॉइंट माप प्राप्त करके शोधकर्ताओं का लक्ष्य इन सौर विस्फोटों के बारे में अपनी कंप्यूटर मॉडल और भविष्यवाणियों को बढ़ाना है। और था इसमें सौर गतिविधि गतिशीलता। यह आगामी फ्लाई बाय 2006 में स्टेरियो के शुरुआती दिनों से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि उस समय सूर्य अपने सौर न्यूनतम चरण में था। जैसे जैसे सूर्य वर्ष 2025 के लिए अनुमानित सौर अधिकतम के करीब पहुंचता है, इसकी तेज गतिविधि स्टेरियो ए के अवलोकनों के लिए एक अलग परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है। इसमें कुछ नोट्स हैं, जैसे कि सोलर मैक्सिमा और मिनिमा सौर चक्र के 2 चरणों को संदर्भित करते हैं, जो लगभग 11 वर्ष की अवधि में होते हैं। इन चक्रों की विशेषता सन स्पॉट और ज्वालाओं और अन्य सौर घटनाओं की संख्या में परिवर्तन है। सोलर मैक्सिमा वह चरण है जब सूर्य सबसे अधिक सक्रिय होता है, जिसमें कई सनस्पॉट और तीव्र विस्फोट होते हैं। सोलर मिनिमा वह चरण है
जब सूर्य सबसे कम सक्रिय होता है और जिसमें कुछ या कोई सनस्पॉट नहीं होता और सतह शांत होती है। इसमें क्वेश्चन है, यदि कोई मुख्य सौर तूफान यानी सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे। 2022 का क्वेश्चन यह है। तो इसमें पहला है जीपीएस दिक् संचालन नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती है। दूसरा है विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं। तीसरा है बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। चौथा है पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती है। पांचवा है ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां घटित हो सकती हैं। छठा है उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। या सातवां है ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। तो इसमें दूसरा गलत है और इसमें पांचवा गलत है, ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां घटित हो सकती, गलत है। यानी कि दो जहां गलत है उसको हटाइए, ये दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, 5 के बढ़ा सकते हैं, एलिमिनेट हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर सी निकल गया, तो इस एलिमिनेशन निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अब है नैनो मैकेनिकल परीक्षण प्रौद्योगिकी। तो ये क्या है, तो भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुदर्शन फानी ने अत्यंत छोटे पैमाने पर सामग्रियों के सटीक नैनो मैकेनिकल परीक्षण के लिए एक नवीन विधि विकसित की है। नई तकनीक नैनो इंडेंटेशन परीक्षण की परिशुद्धता और सटीकता को बढ़ाती है, जिससे उच्च दरों पर उच्च प्रवाह क्षमता परीक्षण की अनुमति मिलती है। नैनो इंडेंटेशन के व्यापक अनुप्रयोग हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस की शक्ति को मापना और कैंसर सेल अनुसंधान एवं उल्का पिंड निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सामग्री के गुणों को समझना शामिल है। इस दृष्टिकोण के इंडेंटेशन के परीक्षणों के दौरान सामग्री प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए व्यापक मॉडलिंग और सिमुलेशन शामिल था, जिससे परिशुद्धता तथा सटीकता में अनुरूप सुधार हुआ। और इसके आगे था कि ये नई पद्धति तीव्र गति से उच्च परिशुद्धता और उच्च सटीकता वाले नैनो इंडेंटेशन माप हेतु मंच तैयार करती है, जो सामग्री शक्ति माप से संबंधित विविध वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्रों को प्रभावित करती है। अब आता है इसमें तीसरा, अब ये चंद्रयान 3 लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया है। यानी कि देखिए यहाँ पर है, यही अलग हुआ है, तो उसी के बारे में है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान पर 34 दिनों तक रहने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल 17 अगस्त को अलग हो गए तथा अब अपनी यात्रा पर निकल गए हैं। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन में एक लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्सन मॉड्यूल और चंद्र अन्वेषण के लिए एक रोवर शामिल है। इसमें एलएम और पीएम को सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। एलएम को योजनाबद्ध डिप्यूस्टिंग के माध्यम से निचली कक्षा में उतरने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर एलएम मतलब लैंडर मॉड्यूल है और पीएम मतलब प्रोपल्सन मॉड्यूल है। प्रोपल्सन मॉड्यूल की मुख्य भूमिका लैंडर को लॉन्च वाहन इंजेक्शन से चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचाना है। लैंडर का प्राथमिक कार्य सॉफ्ट लैंडिंग करना और चंद्रमा की सतह के इन सीटू रासायनिक विश्लेषण के लिए रोवर को तैनात करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आगे आता है बागजान तेल रिसाव। तो यह क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने असम सरकार को बागजान तेल और गैस रिसाव के पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह साइट डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के समीप ऑयल इंडिया लिमिटेड की है। जस्टिस बीपी कटे के नेतृत्व में एनजीटी द्वारा गठित समिति ने बागजान तेल एवं गैस क्षेत्र को अवैध घोषित करते हुए पर्यावरण उल्लंघन का मामला पाया है। यहाँ पर आगे है कि मागोरी मोटापुल बिल, जिसे मागोरी मोटापुल बिल और मागोरी बिल के नाम से भी जाना जाता है, एक आर्द्र भूमि एवं झील है जो असम में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान तिनसुकिया जिले के मोटापुंग गांव के समीप स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली NAFIS। तो ये क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो
एनसीआरबी की राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की टीम ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस यानी DARPG के डिजिटल परिवर्तन श्रेणी 1 के लिए सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना में उत्कृष्टता के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता। NAIFS NCRB द्वारा प्रबंधित एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस है जो अपराध से संबंधित उंगलियों के निशान तेजी से संग्रहित करता है तथा 24 घंटे के भीतर पकड़े गए अपराधियों को एक अद्वितीय 10 अंक की राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान करता है। इसमें NFN पूरे जीवन अपराधी के पास रहता है। अलग अलग FIR के तहत विभिन्न अपराधों को एक ही ID से जोड़ता है। ID में राज्य कोड यानी पहले 2 अंक और राज्यों के लिए विशिष्ट अनुक्रमिक संख्या शामिल होती है। इसमें NAFIS अपराधी व्यक्तियों की तेजी से पहचान करता है और उनके नाम को पुलिस संदर्भ प्रणालियों में वारंट चेतावनियों और संबंधी आपराधिक डेटा से जोड़ता है। मतलब कि अगर कोई एक इंसान है, अगर कोई अपराध किया है तो वो उसमें डेटा फिट हो जाएगा और फिर कहीं और भी पुलिस स्टेशन में जाएगा तो वो अपने ID दिखाएगा, पता चलेगा कि कौन से ID कहाँ पर कितने इसने अपराध किए हैं और उसके ऊपर कितने केस चल रहे हैं। इसीलिए है यह नई दिल्ली के सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो से संचालित होता है। NAIFS का लक्ष्य सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपराधियों के फिंगरप्रिंट डेटा एकत्र करना है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वास्तविक समय में जानकारी अपलोड करने, ट्रैकिंग और पुनर्प्राप्ति के लिए एक वेब आधारित मंच प्रदान करता है। तो ये तो बहुत अच्छी पहल की गई है जो कि अपराधी बहुत जल्दी इसमें पकड़े जाएंगे। चलिए इस प्रकार इसको समाप्त करते हैं। आप लोग डेली बेस पर करंट अफेयर पढ़ते रहिए। करंट अफेयर बहुत जरूरी होता है और ये करंट अफेयर बनाया जाता है प्रीलिम्स के लिए, जो कि कुछ नए नए स्कीम लॉन्च होते हैं, कुछ नए पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उसको नोट भी किया करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।